नमस्कार। आज दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज चुनाव आयोग ने सिर्फ इलेक्शन शेड्यूल की घोषणा नहीं की, बल्कि उन सारे आरोपों, सारे विवादों पर भी साफ साफ जवाब दिए जो चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कह दिया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के इल्जाम बेबुनियाद हैं। चुनाव आयोग नियम कायदों के तहत काम करता है। वोटर लिस्ट में अपडेशन कोई नई बात नहीं है। हर साल अक्टूबर से 1 जनवरी तक वोटर लिस्ट में बदलाव होते हैं। न किसी का वोट जबरदस्ती काटा गया है, न किसी का जोड़ा गया है। वोटर लिस्ट में 10% वोट जोड़ने और 6% वोट काटने के इल्जाम गलत हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि यह सही है कि पिछले 20 दिनों में काटने और जोड़ने की करीब 5.5 लाख एप्लीकेशंस आई। चुनाव आयोग उनकी जांच कर रहा है। जांच के बाद उन एप्लीकेशंस पर एक्शन होगा। राजीव कुमार ने आज फिर कहा कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं वो एक बार फिर सुन लें। ईवीएम टैंपर प्रूफ है, ईवीएम हैक नहीं हो सकती, इसलिए ईवीएम पर सवाल उठाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग के जवाब के बाद ही मामला खत्म हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस पर क्या कहा, कांग्रेस के नेता क्या बोले, यह मैं आपको दिखाऊंगा आज की बात में। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गईं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी का इलेक्शन सॉन्ग लॉन्च किया। आतिशी सिंह ने बीजेपी पर एलजी के जरिए मुख्यमंत्री आवास छीनने का इल्जाम लगाया। असदुद्दीन ओवैसी ने दंगों के एक और आरोपी को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की बात से। चुनाव आयोग ने दिल्ली में असेंबली इलेक्शन के लिए आज शेड्यूल जारी किया। उसके मुताबिक 10 जनवरी को दिल्ली में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी होगी। 17 जनवरी तक नॉमिनेशन होंगे। 20 जनवरी तक कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। यानी 8 फरवरी को तय हो जाएगा कि दिल्ली में अगली सरकार कौन बना रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार फरवरी में रिटायर हो रहे हैं। उनके कार्यकाल में दिल्ली विधानसभा का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। इसलिए राजीव कुमार ने आज चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव आयोग पर लग रहे आरोपों को लेकर डिटेल में बात की। ईवीएम, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने, वोटर लिस्ट में हेराफेरी से लेकर कैंपेन के दौरान गाली गलौज और मुफ्त की योजनाओं के ऐलान तक हर मुद्दे पर उन्होंने साफ साफ बात की। राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम पूरी तरीके से टैंपर प्रूफ हैं, इन्हें हैक नहीं किया जा सकता। राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव के 7 दिन पहले ईवीएम को कमीशन किया जाता है। उसके बाद पूरे प्रोसेस में राजनीतिक दलों की हर स्तर पर रिप्रेजेंटेटिव शामिल रहते हैं। कमीशनिंग से लेकर काउंटिंग खत्म होने तक ईवीएम कैंडिडेट की आंखों के सामने होती है। हर स्टेप पर पोलिंग एजेंट और कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। राजीव कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स बार बार यह कह चुके हैं कि ईवीएम से मतदान में कोई हेराफेरी नहीं हो सकती। इसलिए अब ईवीएम पर सवाल उठाने की परंपरा बंद होनी चाहिए। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने को लेकर राजीव कुमार ने कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर चुनाव की सारी प्रक्रिया खत्म करने के बाद ही डेटा चुनाव आयोग को भेजते हैं। इसलिए वोटिंग परसेंटेज का फाइनल डेटा 5 बजे के डेटा से अलग होता है। लेकिन वोटिंग खत्म होने के बाद हर पोलिंग बूथ पर फॉर्म 17C उम्मीदवारों को दिया जाता है, जिसमें वोटिंग का पूरा डिटेल होता है। कितने वोट पड़े, जब काउंटिंग शुरू होती है उससे पहले उम्मीदवार फॉर्म 17C का डेटा ईवीएम से मैच करते हैं। तो फिर गड़बड़ी की आशंका कहां रह जाती है? चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार यह कह रही है कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी की जा रही है, नाम डिलीट किए जा रहे हैं, गलत तरीके से नाम जोड़े जा रहे हैं। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि आरोप लगाने वाले भी जानते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि किसी के कहने से ना वोट कटता है ना जुड़ता है। राजीव कुमार ने कहा कि इस पूरी प्रोसेस में इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि हेराफेरी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अभी भी इलेक्टोरल रोल के बारे में कहानी चल रही है। जब भी इलेक्टोरल रोल बनता है तो रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का टाइम देते हैं। हर साल 1 जनवरी को एलिजिबल डेट मानकर एक
सर्वे किया जाता है जिसको अक्टूबर में प्रारंभ होता है। ड्राफ्ट रोल की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट 2-2 कॉपी हर पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है। कहा जाता है ये ड्राफ्ट रोल है, अब जो नए लोग वोटर बनना चाहते हैं डिलीट होंगे, उसकी प्रक्रिया चलेगी। हर स्टेज पे हम आपको खबर करेंगे, हर स्टेज पे कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो हमें बताइए। डिलीशन हो नहीं सकता जब तक कि पर्सनल हियरिंग ना हो जाए और उसका साथ में मौका ना दिया जाए। किसी पोलिंग स्टेशन पे 2% से ज्यादा डिलीशन हो गए तो ईआरओ और एआरओ को जाके पर्सनली चेकिंग करनी है। ओनली एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस व्हेन इट इज हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टेट दीज काइंड ऑफ इश्यूज आर रेज्ड, दिस इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। किसी बीएलओ के द्वारा अगर कोई भी 1-2 नाम इधर उधर हो गया, उसको करेक्ट करने के सफिशिएंट मौके हैं, और अगर ऐसी सूचना कोई हमारे सामने आती है तो विल टेक एक्शन ऑल्सो। आरोप और इल्जामात का दौर चले, कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले, कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। यह सब बताने के बाद राजीव कुमार ने यह भी माना कि पिछले 20 दिनों में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और नाम हटाने के करीब 5.5 लाख एप्लीकेशंस आई हैं और यह संख्या चौंकाने वाली है। लेकिन चुनाव आयोग तय नियम कायदे के हिसाब से इनकी जांच करेगा, इसके बाद फैसला होगा। चूंकि आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठा रही है, इसलिए राजीव कुमार का जवाब आया तो बीजेपी के नेताओं ने खुशी जाहिर की। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वोटर लिस्ट को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। आम आदमी पार्टी जो भ्रम फैला रही थी, उसके झूठ का गुब्बारा फूट गया है। अब बीजेपी के कार्यकर्ता केजरीवाल के झूठे वादों और झूठे आरोपों को घर घर तक पहुंचाएंगे। तो दिन जिसका हर दिल्ली वाले को इंतजार है, आज उसकी घोषणा चुनाव आयोग द्वारा कर दी गई है। 5 तारीख के मतदान के बाद 8 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। आज मुझे खुशी इस बात की है कि चुनाव आयोग ने कई सारी भ्रांतियों को भी दूर किया है। जो लोग झूठ का गुब्बारा फुला रहे थे, जो चुनाव अधिकारियों को धमका रहे थे और लगातार राजनीतिक दबाव बना रहे थे, आज उन सब कर मुंह पर ताला लगा दिया गया है। अब दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले, ऐसी भ्रष्टाचारी आपदा सरकार को हटाने का संकल्प दिल्ली की जनता ने लिया है और हम सब मिलकर आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इस संकल्प के साथ अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जा रही है। लेकिन चुनाव आयोग की सफाई के बावजूद आम आदमी पार्टी अपने आरोपों पर कायम है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि राजीव कुमार ने यह नहीं बताया कि गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नाम ऐड और डिलीट करने वाले अफसरों पर उसने क्या कार्रवाई की है। वो कौन लोग हैं जो फर्जी नामों पर वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कराने की एप्लीकेशन दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव आयोग ने मन की बात की, लेकिन अगर इलेक्शन प्रोसेस में कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी जवाब मांगेगी और चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। चुनाव आयोग के मन की बात आधा पौना घंटा में कह के अगर वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि जिन लोगों ने गलत एप्लीकेशंस डाली उनकी एप्लीकेशन स्वीकार करने वाले ऑफिसर्स क्यों, उनका नाम हाइड क्यों किया जा रहा है, जिन लोगों ने गलत और भ्रामक तरीके से लोगों के वोट कटवाने के लिए झूठे एप्लीकेशंस लगाए हैं, जिन लोगों ने मतलब एप्लीकेंट भी झूठे हैं, वो एप्लीकेंट भी मना कर रहे हैं कि जी मैंने तो किया ही नहीं। तो ऐसे में कौन कर रहा है ये कार्रवाई, उन्होंने क्या एक्शन लिया? जो लोग 1100 रुपये बांटते हुए पकड़े गए उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? मान जाएंगे बहुत निष्पक्ष है। केवल मन की बात और दिल की बात टीवी पे बैठ के कह देने से काम थोड़ी चलता है। डेमोक्रेसी है भाई। अगर चुनाव आयोग, चुनाव अधिकारी कुछ गलत करता हुआ दिखेगा, अगर चुनाव आयोग में कुछ गलत करते हुए दिखेंगे तो दबाव तो बनाना पड़ेगा। कांग्रेस वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के इल्जाम पर तो खामोश है, लेकिन ईवीएम के सवाल पर कांग्रेस के नेता भी खुलकर चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित ने कहा कि जब ईवीएम को लेकर आम लोगों के मन में आशंका है, संदेह है, तो फिर चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कराने पर क्यों अड़ा हुआ है? दिल्ली में बहुत जगहों पे कांग्रेस ने पहले से कैंडिडेट डिक्लेयर कर रखे हैं, नई दिल्ली में भी। तो बहुत सा जो प्रिपरेटरी या शुरुआती काम होता है वो हम पहले ही कर चुके थे।
आज हमारा कार्यकर्ता तैयार है, हमारा एजेंडा तैयार है, हमारा वोटर तैयार है और हम बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी और बीजेपी में टक्कर में किसी से भी टक्कर हो, हमारी टक्कर है लोगों का विश्वास जीतने की, वो हमारे पास आ रहा है। हमको लग रहा है ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसियों में या तो हमारे और आम आदमी के बीच में लड़ाई है या हमारे और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। ईवीएम में वो कोई भी सफाई दें, सामान्य जनता में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईवीएम पर शक करते हैं। मैं कैंपेन भी जब कर रहा था तो देख रहा था, कभी कभी आश्चर्यजनक तरीके से बहुत से लोगों ने कहा, और ये उनके शब्द हैं एक तरीके से माने तो, कि साहब आप वोट क्यों मांग रहे हो, वोट तो किसी को भी पड़ेगा तो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। तो अगर सामान्य जन में संदेह है किसी प्रणाली में तो प्रणाली को तो बदलना चाहिए ना। इसमें क्यों जिद कर रही है इलेक्शन कमीशन, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। राजीव कुमार 2020 में चुनाव आयुक्त बने थे और इस फरवरी में वो रिटायर हो जाएंगे। उनके कार्यकाल में 31 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव उनकी देखरेख में हुए, इसलिए उन्होंने नियम कायदों के साथ साथ अनुभव की भी बात की। राजीव कुमार ने कहा कि वोटर लिस्ट में बदलाव की प्रक्रिया हर वक्त चलती रहती है। हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच वोटर लिस्ट अपडेट होती है। फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात किसी राज्य में चुनाव से पहले ही क्यों उठाई जाती है? इसी तरह ईवीएम पर सवाल हर बार नतीजे आने के बाद ही पूछे जाते हैं। इस बात में दम तो है। अभी महाराष्ट्र के चुनाव हुए, हारने के बाद महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने ईवीएम को हार का कारण बताया, वोटर टर्नआउट का सवाल उठाया। लेकिन जब 5% ईवीएम के वोटों का मिलान वीवीपैट से कर लिया गया तो एक भी वोट में गड़बड़ी नहीं मिली। इसके बाद भी सवालों का सिलसिला खत्म नहीं होगा, क्योंकि आज ही महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के 8 हारे हुए उम्मीदवारों ने ईवीएम को हार की वजह बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और चुनाव दोबारा कराने की मांग की है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने मुफ्त की रेवड़ियों और कैंपेन के दौरान स्तरहीन बयानबाजी पर भी नाराजगी जाहिर की। राजीव कुमार ने प्रियंका गांधी और आतिशी पर रमेश बिधूड़ी के बयान पर उनसे सवाल पूछा गया था। इस पर राजीव कुमार ने कहा कि महिलाओं का अपमान कोई भी करे उसकी निंदा होनी चाहिए। इस तरह के गंदे कमेंट्स को लेकर चुनाव आयोग की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। अब चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, इस तरह के बयान देने वालों के खिलाफ एक्शन भी होगा। राजीव कुमार ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील की कि वो प्रचार में भाषा की मर्यादा बनाए रखें, खास तौर पर महिलाओं पर कमेंट करने से बचें। आई एम अगेन वार्निंग एवरीबडी इन द इलेक्शंस इन दिल्ली, इस तरीके की बच्चों का यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल भी करेंगे तो फिर लाइन अगर आप क्रॉस करेंगे, बच्चों का यूज करेंगे, महिलाओं के प्रति कोई गलत प्रचार करेंगे, हमने पिछले 3-4 इलेक्शन से किया हुआ है। जिस किसी ने महिला के खिलाफ बोलने की कोशिश की, हम नहीं अलाउ करेंगे। हमारे एक तरफ वो एम्पावरमेंट हो रहा है, एक तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बना रहे हैं, उनको बूथ पे लेके आ रहे हैं, वो आ रही हैं अपने से, और आप उनको ऐसे बच्चों को अपनी मदर्स एंड सिस्टर्स को ऐसे बोलें, दिस इज शेमफुल। वी विल, अगर जरूरत होगी तो हम लाइन क्रॉस करेंगे और फिर केस भी करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की मांग है कि रमेश बिधूड़ी पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि चुनाव आयोग ने इसकी निंदा की है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को रमेश बिधूड़ी पर एक्शन भी लेना चाहिए। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने काम को आगे करके चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी गाली गलौज के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। हम अपना काम लेकर जनता के बीच जाएंगे। भाजपा अपनी गाली गलोच वाली राजनीति और दोषारोपण वाली राजनीति कंटिन्यू करे, उनको वो मुबारक। आई होप रमेश बिधूड़ी जी पर एक्शन हो, क्योंकि ना कोई माफी मांगी उन्होंने, ना ही तो बेशर्मी से इतना भद्दा बयान दिया उन्होंने। बट दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाएं खासकर इस बात का डेफिनेटली बदला लेंगी। लेकिन रमेश बिधूड़ी अपने बयान से पीछे हटने के लिए अब भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आतिशी केजरीवाल के कहने पर आंसू बहाने का ड्रामा कर रही हैं। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरु का समर्थन किया था, उन्होंने ये बात जनता को बताई, इसमें क्या गलत है? तो केजरीवाल की बताई स्क्रिप्ट करती है, कल रो कि मेरे आतंकवादियों को समर्थन करने वाले पिताजी की अपमान किया। अरे अफजल गुरु की फांसी की जो कोई अगर राष्ट्रपति को लिखेगा मर्सी पिटीशन, किसको माफ, इसकी फांसी नहीं लगनी चाहिए, है ना जी। तो चाहे आपके पिताजी हो चाहे कोई हो, तो इसीलिए सोनिया गांधी जी तो रोई थी आतंकवादी बटला हाउस के एनकाउंटर में मारने वाले आतंकवादियों को लेकर। आतिशी जी कहती तो अच्छा लगता, कल जब आंसू बहा रही थी अच्छा लगता, कहती कि मैं मेरे पिताजी का जो कंडक्ट रहा है, मेरी माताजी का कंडक्ट रहा है, मैं उससे संबंध नहीं रखती, या कहे कि मैं उससे सहमत हूं। रमेश बिधूड़ी आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।
इसलिए वो आतिशी पर हमले करें, उनसे सवाल पूछें, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में आतिशी के पिता पर कमेंट किया था वो गलत था। रमेश भिधोड़ी अपनी गलती मान लेते तो शायद ये मामला खत्म हो जाता, लेकिन अब आतिशी इसे मुद्दा बनाएंगी और इस मामले में बीजेपी के नेता भी भिधोड़ी को डिफेंड नहीं करेंगे। हालांकि चुनाव के ऐलान के साथ ही दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ब्लॉकबस्टर मुकाबला शुरू हो गया है। पोस्टर वॉर छिड़ गई है। आज बीजेपी ने वोटर लिस्ट को लेकर संजय सिंह, राघव चड्ढा और आतिशी का एक पोस्टर जारी किया। फिल्मी तर्ज पर बने इस पोस्टर में लिखा गया गुंडे। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पोस्टर का जवाब पोस्टर से ही आया। आम आदमी पार्टी के पोस्टर में होम मिनिस्टर अमित शाह की तस्वीर लगाकर उन्हें चुनावी मुस्लिम बताया गया। इसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल के शीश महल का 3D मॉडल जारी किया। इसके बाद संजय सिंह सामने आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ का महल खड़ा कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता कल मीडिया को लेकर शीश महल में जाएंगे और बीजेपी के आरोपों की असलियत सामने आ जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी सिंह का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर उन्हें मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाल दिया गया है। आतिशी ने कहा कि 6 फ्लैगस्टाफ रोड का बंगला मुख्यमंत्री के लिए अलॉट होता है, लेकिन उन्हें परेशान करने के लिए कल बीजेपी की केंद्र सरकार ने उन्हें इस बंगले से बाहर कर दिया। बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री के बंगले से 3 महीने में 2 बार निकाल चुकी है, लेकिन बीजेपी उन्हें कितना भी टॉर्चर कर ले, दिल्ली के लोगों के लिए काम करना वो रोकेंगी नहीं। दिल्ली के चुनाव की घोषणा जिस दिन होती है उससे पिछली रात को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, जो मेरा सरकारी आवास है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। मैं दिल्ली वालों को ये कहना चाहूंगी कि अगर जरूरत पड़े तो मैं आपके घर पे आके रहूंगी, अगर जरूरत पड़े मैं आपके घर में आके रहूंगी और आपके घर से दिल्ली वालों के लिए काम करूंगी। भारतीय जनता पार्टी को यह बताने के लिए काम करूंगी कि आप हम पर कोई भी अत्याचार कर लीजिए, हमें कितना भी परेशान कर लीजिए, हम दिल्ली वालों के काम रुकने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले ये समझ लें कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री अपने सिर पर कफन बांध कर निकला है, दिल्ली वालों के लिए काम करने के लिए निकला है। आप हमें जितना परेशान करेंगे, हम उतने ज्यादा जज्बे से दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे। बंगले को लेकर छिड़ी इस नई कंट्रोवर्सी और आतिशी के आरोपों का दूसरा पक्ष भी सामने आया। लोक निर्माण विभाग ने पूरे फैक्ट सामने रख दिए। दावा किया गया कि आतिशी को 6 फ्लैगस्टाफ रोड से निकाला नहीं गया है। चूंकि आतिशी ने बार बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद इस बंगले का फिजिकल पोजीशन नहीं लिया था, इसलिए नियमों के मुताबिक उनका अलॉटमेंट खुद ब खुद कैंसिल हो गया। पीडब्ल्यूडी का दावा है कि आतिशी के कहने के मुताबिक इस घर में बदलाव भी किए गए, बार बार रिमाइंडर दिया गया, लेकिन आतिशी घर में शिफ्ट नहीं हुई। उनके नाम पर AB 17 मथुरा रोड का बंगला अलॉट है। मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरा बंगला अलॉट होने के बाद उन्हें मथुरा रोड वाला घर खाली करना था, उन्होंने वो भी नहीं किया। यह भी कहा गया कि चूंकि 6 फ्लैगस्टाफ रोड कई एजेंसियों की जांच के दायरे में है, इसलिए आतिशी को जांच में सहयोग करना होगा। लेकिन ना तो उन्होंने बंगला छोड़ा, ना उसमें रहने के लिए आई, बंगले में ताला लगा दिया, इसलिए उस बंगले का अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया गया है। अब बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बंगले के चक्कर में केजरीवाल फंस गए, अब आतिशी भी उसी राह पर चल निकली हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी की कोशिश थी कि जांच में अड़ंगा डाला जाए, एजेंसियों को उनका काम ना करने दिया जाए, ताकि शीश महल का सच बाहर ना आ पाए। अगर उन्हें शीश महल बंगले में जाना है, तो जब उन्हें ऑफर दिया गया था
कि विद इन ए वीक आप इसमें चले जाएं, 3 महीने तक नहीं गई। क्यों नहीं गई? कि वो जाएंगी तो अरविंद केजरीवाल नाराज़ हो जाएंगे। और 17 AB मथुरा रोड जो बंगला उनके पास है, जिसमें वो रहती नहीं है लेकिन सरकारी तौर पर उन्हें अलॉटेड है, वो छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि उसमें कुछ ऐसे अघोषित रिश्तेदार रह रहे हैं जिनसे वो पंगा नहीं लेना चाहती। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को याद आ रहा है कि हाय बंगला, 3 बंगले इनको अलग अलग ऑफर किए गए। एक दरियागंज में किया गया, एक राजनिवास लेन पे किया गया, लेकिन मथुरा रोड वाला छोड़ना नहीं है, शीश महल में जाना नहीं है और खुद दुविधा के घेरे में कि मुझे करना क्या है। अब ये आतिशी मारलेना को तय करना था कि भाई आपको शीश महल में जाना है या नहीं जाना। और अब जब वो शीश महल का बंगला CBI की जांच के घेरे में है, ED की जांच के घेरे में है, अब CAG की भी जांच उसमें चल रही है और इन मुख्यमंत्री को कहा गया कि आप इस बंगले में रह लीजिए लेकिन इस जांच में आपको सहयोग करना पड़ेगा क्योंकि जांच अधिकारी तो जांच करने आएंगे, उसके लिए ये तैयार नहीं होती हैं। तो मैं तो सिर्फ उनको यही कह सकता हूँ कि अब तो दूर से ही देखिए मैडम, क्योंकि इसके बाद तो इस शीश महल बंगले को जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इसमें भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री तो नहीं रहेगा। ये म्यूजियम है करप्शन का, इसकी पूरी जांच होगी और ये खोला जाएगा दिल्ली की जनता के लिए कि दिल्ली की जनता देखे कि कैसे उनकी अय्याशी पैसे, जो मेहनत के पैसे हैं, उसको अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी पे खर्च किया था। वीरेंद्र सचदेवा को जवाब दिया संजय सिंह ने। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर गलत आरोप लगा रही है, इसकी सच्चाई सामने लाना जरूरी है। इसलिए कल वो मीडिया के साथ इसी 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाले बंगले पर जाएंगे। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि बीजेपी के आरोपों में कितनी सच्चाई है। नरेंद्र मोदी से लेके उनके सारे नेता एक ही प्रचार कर रहे हैं, अरे उस मुख्यमंत्री आवास में मिनी बार बना हुआ है, अरे उस मुख्यमंत्री आवास के अंदर सोने का टॉयलेट बना हुआ है, अरे उस मुख्यमंत्री आवास के अंदर तो स्विमिंग पूल बना हुआ है। भारतीय झूठा पार्टी के लोगों, मैं चाहता हूं पूरे दिल्ली और देश के सामने तुम्हारा झूठ उजागर हो और मैं चुनौती देता हूं, कल 11 बजे मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। हमारे प्रधानमंत्री जी के घर में 300 करोड़ रुपए के कालीन बिछे हुए हैं जिसमें सोने के तार लगे हुए हैं, 200 करोड़ रुपए का झूमर लगा हुआ है जहां हीरे लगे हुए हैं। तुम्हारा झूठ कल उजागर होगा। मुख्यमंत्री आवास में कल 11 बजे हम लोग मीडिया के मित्रों के साथ चलेंगे और उसके ठीक बाद हम लोग चलेंगे राजा का राजमहल देखने के लिए। संजय सिंह को जवाब मिला मनोज तिवारी से। उन्होंने कहा कि आखिर इतने दिनों के बाद संजय सिंह शीश महल के अंदर मीडिया को क्यों ले जाना चाह रहे हैं? क्या शीश महल से केजरीवाल के भ्रष्टाचार के सबूत मिटा दिए गए हैं? मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन शीश महल का सच दुनिया के सामने आकर रहेगा। आज क्यों किया? शीश महल में घुसने के लिए मीडिया तो आज से 6-7 महीना पहले बोली थी, तो 6-7 महीने में ऐसा क्या किए हो तुम लोग कि अब मीडिया को ले जाना चाहते हो? आप देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े देश में भ्रष्टाचारी होते हैं। संजय सिंह जी, ये सिनेमा हॉल और टिकट नहीं है कि जब चाहोगे जिसको किसी तरह से घुसा दोगे। ये दिल्ली में दिल्ली के गरीब जनता के लूट हुई है, उसमें किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। आप भी कानून का पालन करें, सरकार को घर हैंडओवर करें। आप मुख्यमंत्री जितने दिन हो आपको मिल सकता है, नहीं मिलेगा, कानूनी जो बात होगी देखा जाएगा। लेकिन आज मैं इंडिया टीवी के मार्फत सबको बोलना चाहता हूं, अभी तो PWD ने इनके घर का आवंटन कैंसिल किया है। 5 फरवरी को वोट देकर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी का ही आवंटन कैंसिल करेगी, ये मेरा विश्वास है। आज आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया। इस बार थीम है फिर लाएंगे केजरीवाल।
अरविंद केजरीवाल ने इसे लॉन्च किया और कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, इनके साथ साथ आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव से पहले हर बार कैंपेन का थीम सॉन्ग जारी करती है। 2015 में 5 साल केजरीवाल, 2019 में लगे रहो केजरीवाल और अब फिर लाएंगे केजरीवाल। इस थीम सॉन्ग को लॉन्च करने के बाद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी का थीम सॉन्ग बीजेपी के नेताओं को भी पसंद आएगा। अगर बीजेपी वाले चाहें तो बंद कमरे में इस गाने पर नाच भी सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि दिल्ली का चुनाव एक तरह से दिल्ली के लोगों के लिए त्योहार की तरह होता है। हम लोग नाचते हैं, झूमते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और इस पूरे चुनाव में दिल्ली के लोगों को तो क्या, देश भर के लोगों को एक चीज का सबसे ज्यादा इंतजार होता है, वो है आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग का। इसे खूब प्रचार कीजिए, इस पे डांस कीजिए, शादियों में, बर्थडे में इसको खूब बजाइए। और जो एक हमारे देश की पार्टी है, गाली गलौज पार्टी, कौन सी है? तो हमारे देश की जो गाली गलौज पार्टी है उसके नेता भी, मैं जानता हूं उन्हें भी गाना पसंद आएगा, वो भी अगर चाहें तो अपने घर में कमरा बंद करके अंदर से इसको गाने को चला सकते हैं और उस पर थिरक सकते हैं, कोई देख नहीं रहा। केजरीवाल की बात को बीजेपी ने मान लिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस गाने पर नाचे भी, उन्होंने इसे गाया भी, बस लाइनें बदल दी। इस गाने की लाइनों में रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट अपनी तरफ से जोड़ दिया। जिन्होंने आज एक गाना लॉन्च किया है, सुना शायद मैंने भी, आप लोगों ने सुना है ना? अभी हुआ नहीं, आज हम फेमस करते हैं। बजाओ भाई। फिर जाएंगे केजरीवाल, तिहाड़ जाएंगे केजरीवाल। जो वो कहना चाहते थे हमने बता दिया कि तिहाड़ जेल के बाहर पोस्टर बैनर लगा हुआ है कि फिर आएंगे केजरीवाल, वो तिहाड़ के लिए है, और फिर जाएंगे केजरीवाल तिहाड़ के लिए। दिल्ली का चुनाव इस बार इंटरेस्टिंग तो होगा। केजरीवाल 3 चुनाव जीत चुके हैं, 11 साल से सरकार में हैं, उनके इरादों और वादों की जनता परख कर चुकी है। एंटी इनकम्बेंसी है, पार्टी के नाराज नेता इधर उधर जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अब तक दूसरों से सवाल पूछने वाले अरविंद केजरीवाल को खुद जवाब देने हैं, इसलिए यह चुनाव केजरीवाल के लिए आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ बीजेपी 27 साल से दिल्ली में सरकार से बाहर है, इसलिए वो वापसी के लिए पूरी ताकत लगाएगी और पिछले 2 इलेक्शन में तो कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला, इसलिए कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन किसी भी कीमत पर वापस पाने के लिए लड़ रही है। इस बार दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में, तो मुकाबला कड़ा होगा और जब जब मल्टीपोलर फाइट होती है तो इसका फायदा बीजेपी को मिलता है, इसलिए केजरीवाल परेशान है और बीजेपी के नेता थोड़ा जोश दिखा रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर भी 5 फरवरी को वोटिंग होगी। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर इस बार सबकी निगाहें हैं। 2022 के चुनाव में मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी जीती थी। अवधेश प्रसाद यहां से विधायक चुने गए थे, लेकिन अवधेश प्रसाद अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद सांसद बन गए, इसलिए अब मिल्कीपुर सीट पर बाय इलेक्शन होना है। क्योंकि लोकसभा में बीजेपी अयोध्या फैजाबाद सीट हार गई, इसे अखिलेश यादव ने बड़ा मुद्दा बनाया था। अब मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज करके बीजेपी लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट पर मेरी हार का बदला लेना चाहती है। अखिलेश यादव भी यह बात जानते हैं, इसलिए उन्होंने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने इशारों में चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाया, कहा कि मिल्कीपुर में किस तरह चुनाव कराया जा रहा है यह मीडिया को खुद आकर देखना चाहिए। मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकार साथियों को भी बुलाना चाहता हूं, और साथ ही साथ क्योंकि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आएं और वो देखें कि भारत में
और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है, वो अगर रहेंगे तो उन्हें एक फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि बीजेपी ने अभी मिल्कीपुर से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। आज अवधेश प्रसाद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ चाहे जितनी कोशिश कर ले, यह सीट बीजेपी को मिलने वाली नहीं है। मिल्कीपुर में उनके बेटे की जीत तय है। इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर का चुनाव बना दिया है। चुनाव तो एक विधानसभा का चुनाव था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय आदित्यनाथ योगी जी ये 5-6 बार गए। हमारे बेटे अजीत प्रसाद को, जिसको माननीय अखिलेश जी ने, जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से एकमात्र उम्मीदवार घोषित किया है। मिल्कीपुर की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। मिल्कीपुर के बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करने का फैसला किया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेगी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगे। बीजेपी ने भले ही मिल्कीपुर से कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया, लेकिन इस सीट पर बीजेपी की तैयारी भी पूरी है। योगी आदित्यनाथ खुद कई बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। योगी ने यहां अपने 6 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई हुई है। आज यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत तय है, और रही बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दावे की, तो यह सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है। यूपी में इनका कुछ नहीं होने वाला। अब कांग्रेस की जो स्थिति है प्रदेश में, वो केवल समर्थन करने की है। आपने देखा होगा किस प्रकार से उपचुनावों में कांग्रेस को कोई सीट समाजवादी पार्टी ने नहीं दी, और ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन लोकसभा चुनाव में था। और पूरे उत्तर प्रदेश की और देश की जनता इस नेगेटिव एजेंडे को समझ चुकी है, और इनके लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए अब कोई संभावना बची नहीं है। और निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव को जीतेगी। 2 महीने पहले यूपी की 9 असेंबली सीटों पर बाई इलेक्शन हुए थे। उनमें से 7 सीटें बीजेपी ने जीती। अब मिल्कीपुर में क्या होने वाला है, इसका अंदाजा अखिलेश यादव को भी है, इसलिए वो अभी से चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली में असेंबली इलेक्शन से पहले आज दिल्ली के किसानों ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस मीटिंग में किसानों ने शिवराज सिंह चौहान को अपनी प्रॉब्लम्स बताई। किसानों का कहना था कि वो खेती करते हैं, लेकिन उन्हें किसान का दर्जा ही नहीं मिलता, क्योंकि वो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। किसानों ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के किसानों को उन सरकारी स्कीम्स का कोई फायदा नहीं मिल रहा है जो देश के दूसरे हिस्से के किसानों को मिलता है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना में किसानों को सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी देती है। इसके अलावा फसल बीमा योजना, सोलर पंप योजना, बागवानी विकास जैसी तमाम स्कीम्स हैं। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार इन योजनाओं को लागू नहीं कर रही है, इसलिए दिल्ली के किसानों को इन स्कीम्स का फायदा नहीं मिल रहा है। इस मीटिंग के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री चाहें तो उन्हें गाली दें, भला बुरा कहें, लेकिन किसानों को आपदा का शिकार न बनाएं। किसानों के कल्याण की सारी योजनाओं से दिल्ली के किसान वंचित है। ये आज किसान भाइयों ने मुझे बताया। मैंने अभी कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई। दिल्ली में कृषि मंत्री नहीं है, किसान है, लेकिन किसान का कह रहे हैं कि हमें किसान का दर्जा ही नहीं है। यहाँ एमएसपी पे खरीद नहीं होती, किसानों की फसलें खराब हो जाती है, फसल बीमा योजना ही नहीं है यहाँ लागू। और जब ये जानकारी मुझे मिली तो मैंने आदित्य जी को चिट्ठी लिखी, और मैं अपनी प्रिय बहन से कहना चाहता हूँ तकलीफ क्या है भाई। भारत सरकार योजनाएं चला रही है, राज्य सरकार के माध्यम से हम योजनाएं लागू करते हैं, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, आप ले क्यों नहीं रहे, आप किसानों को दे क्यों नहीं रहे। अब कई बार तो प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बाद होती है, यहाँ तो आपकी सरकार आपदा बन के टूटी है किसानों पे। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में किसानों का अहित ना करे, उनका नुकसान ना करे। आप प्रस्ताव भेजो, ये पैसा ले जाओ और किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाओ। अब इसमें अगर मैं ये कहता हूं और आप मुझे कहीं दाऊद कहती हो, कहीं गाली देती हो, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं तो फिर प्रार्थना करता हूं कि मुझे गाली दो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता,
लेकिन किसानों को योजनाओं का लाभ दे दो बहन। शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के बाद किसान संतुष्ट दिखे। किसानों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शिवराज सिंह उनकी प्रॉब्लम्स को जरूर समाप्त करेंगे। दिल्ली के किसानों को भी सरकारी योजनाओं का फायदा दिलवाएंगे। हमारी मुख्य समस्याएं थी कि हमें दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा ही नहीं दिया जा रहा और जितनी भी केंद्र की या राज्य की जो भी फैसिलिटी थी वो हमें नहीं मिलती। जो भी आपदा का जो नुकसान का मुआवजा है वो भी हमें नहीं मिल पाता। हमारी एक मुख्य समस्या ये भी है कि हमारे गांव में चकबंदी और लाल डोरा नहीं बढ़ पा रहा। तो हाईवे जो नया निकला, उस हाईवे निकलने के कारण हमारे गांव के दो हिस्से बट गए और खेतों में जाने तक का भी रास्ता नहीं है। कृषि मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी सारी समस्याओं का निजात जल्द से जल्द किया जाएगा। ये मैं गांव जट्टीकरा से जो बाउंड्री लाइन पे गुड़गांव की पे हमारे गांव के बिल्कुल सामने सेक्टर 107 और 108 है और हमारे यहाँ खेती होती है। वहाँ पे बिल्डिंग बन गई 28 मंजिल के फ्लैट बन गए और हमारे यहाँ उनका जो गार्बेज या पानी आता है वो हमारे सीम में आता है और हम पानी में डूबे हुए हैं। कृषि मंत्री जी ने हमारी बात अच्छी तरह से सुनी और हमारी बातों पर गौर किया और एश्योरेंस दिया है कि हम आपकी बात पर गौर करेंगे, उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। दिल्ली के किसानों की मुलाकात तो कृषि मंत्री से हो गई, लेकिन पंजाब के खनौरी बॉर्डर और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर भी तमाम किसान धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार के साथ उनकी बात नहीं हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी ने पंचकुला में कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के साथ मीटिंग की और एमएसपी के मौजूदा फॉर्मूले पर बदलाव को लेकर बात की ताकि किसानों का आंदोलन खत्म कराया जा सके। इसी कमेटी ने कल खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की थी। वो पिछले 43 दिनों से अनशन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी ने डल्लेवाल से हॉस्पिटल में एडमिट होने की गुजारिश की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। इसके कुछ ही घंटे के बाद डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ गई। कल रात अचानक उनका ब्लड प्रेशर और पल्स कम हो गया। हालांकि वहां मौजूद डॉक्टर्स ने उनके हाथों और पैरों की मालिश करके उन्हें रिलीफ देने की कोशिश की। इसके बाद उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि डल्लेवाल की हालत चिंताजनक है। आज पंजाब सरकार के कृषि मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि डल्लेवाल का अनशन खत्म करवाने की, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए राजी करने की पंजाब सरकार ने हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। बलबीर सिंह ने कहा कि डल्लेवाल केंद्र सरकार से बात करने की जिद पर अड़े हुए हैं, इसलिए अगर प्रधानमंत्री उन्हें फोन कर लें, उनसे बात कर लें, तो 5 मिनट में सारा मामला हल हो जाएगा। पंजाब सरकार तो बहुत चिंतित है। हम सारे मिनिस्टर भी वहाँ होके आए हैं, हम सीएम साहब ने भी बात करी है, लेकिन अब उनकी एक एजिटेशन है जो पिछले 5 साल से चल रही है। वो बॉर्डर पे मैं भी रहा उनके साथ। तो अब उन्होंने एक, जो डल्लेवाल जी को मैं जानता हूँ, उन्होंने एक फैसला किया है। उनकी जथेबंदी भी है उसके पीछे हजारों लाखों किसान हैं, मतलब ना। तो उन मतलब अभी प्रधानमंत्री जी और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं या खेती यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, खेती बाड़ी मिनिस्टर हैं, उनको उनसे बात करनी चाहिए। 5 मिनट की बात है। अगर प्रधानमंत्री टेलीफोन पे बात करके उसको रीअश्योर कर देंगे तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने भी आज जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की, उनकी सेहत के बारे में जाना। इसके बाद उन्होंने कहा कि डल्लेवाल की हालत चिंताजनक है, लेकिन केंद्र सरकार बिल्कुल बेफिक्र है। पंढेर ने कहा कि प्रधानमंत्री को किसानों की मांग पर अपनी बात रखनी चाहिए। जो रात को डल्लेवाल जी की सेहत के बारे में सुना था, हमारे साथियों ने बताया। आज दोनों फोरम बड़े लीडर यहाँ पहुंचे और हमने दोनों फोरमों ने पूरी पोजीशन पर डल्लेवाल की सेहत क्या है। देखिए, डल्लेवाल की सेहत रात के मुकाबले तो ठीक है, लेकिन क्रिटिकल है। मैं कभी भी नहीं दावा कर सकता कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अभी जो कल कमेटी आई, हमें कमेटी यहाँ आई, चलो वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, हम डल्लेवाल जी का पूछने आए हैं तो हम पूछने से तो किसी को भी नहीं रोक सकते। केंद्र ऐसे लगता है भी दिन कट्टी कर रहा है, दिन निकाल रहा है, 1 दिन निकल जाए, 2 निकल जाए। हम समझते हैं भी अदालत हो या कमेटी हो, हमारे मसलों का हल नहीं है। हमारे मसलों का हल देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हैं। हम कहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर आगे आए, बयान दें। अभी तक 11 महीने हो गए, एक भी बयान आपने प्रधानमंत्री जी का सुना? ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री जी आप बोले, आप हक में बोले चाहे विरोध में बोले, आपको बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार डल्लेवाल की सेहत पर चिंता जाहिर कर चुका है। पंजाब सरकार को बार बार आदेश दे चुका है कि डल्लेवाल को हॉस्पिटल में एडमिट कराएं, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं।
अब पंजाब सरकार केंद्र सरकार के पाले में गेंद फेंककर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। इस राजनीति के चक्कर में डल्लेवाल की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और यह सबसे बड़ी चिंता की बात है। आइए बात करते हैं चीन से आए नए खतरे की। चीन के बाद अब साउथ ईस्ट एशियाई देश मलेशिया में भी HMP वायरस के मरीज बढ़ रहे हैं। मलेशिया की सरकार ने कहा है कि उसके यहां ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। भारत में भी HMP वायरस के 2 नए मरीजों का पता चला। कल बेंगलुरु और अहमदाबाद में 3 बच्चों में इस वायरस का इन्फेक्शन की पुष्टि हुई थी। अब नागपुर में 7 और 14 साल के 2 बच्चों में यह वायरस मिलने की खबर आई। दोनों को कॉमन कोल्ड और बुखार था। PCR टेस्ट करने पर उनमें ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस मिला। हालांकि 2 दिन के इलाज के बाद ये बच्चे घर जा चुके हैं। वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया है। इन बच्चों का नागपुर के मेडिट्रिन हॉस्पिटल में इलाज किया गया था। मेडिट्रिन हॉस्पिटल के CMD डॉक्टर समीर पालतेवार ने बताया कि बच्चों को कोई सीरियस समस्या नहीं थी। उनका वैसा ही नॉर्मल ट्रीटमेंट किया गया जैसा कॉमन फ्लू या आम सर्दी खांसी के मरीज का किया जाता है। डॉक्टर समीर पालतेवार ने कहा कि लोगों को इस वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे सर्दी खांसी से बचने के लिए एहतियात लिए जाते हैं, उसी तरह इस वायरस से बचने के लिए भी साफ सफाई का ख्याल रखें, इन्फेक्टेड लोगों से दूरी बनाएं और मास्क लगाएं। दोनों बच्चे है ना अलग अलग जगह से नागपुर के दूसरे स्थिति में दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं। वो बच्चे विद रेगुलर ठंडी के वातावरण में फ्लू लाइक सिम्टम से हमारे यहाँ उनकी हमारे पीडियाट्रिशियन को दिखाने के लिए आए। अब बताने का ये है कि भले ही रिपोर्ट में डिटेक्ट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत घबराने की बात है। नॉर्मल जो उनको दोनों बच्चों को अप्रोप्रिएटली ट्रीट किया गया, जैसे अपन नॉर्मल फ्लू को ट्रीट करते हैं। दोनों बच्चों का बुखार 2 दिन में सबसाइड भी हो गया। दोनों बच्चे है ना ये हफ्ते से स्कूल भी जा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है। जो चाइना में HMPV वायरस के बारे में हम न्यूज़ चैनल्स के थ्रू और न्यूज़ आइटम्स के थ्रू हम सुनते हैं, उसका और अपने यहाँ के वायरस का कोई लेना देना नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह वायरस बहुत दिनों से इंसानों के बीच में है। इस वजह से इसके लिए इम्यूनिटी भी बन चुकी है। चूंकि HMP वायरस से कोई गंभीर दिक्कत नहीं होती, इसलिए अब तक इसका टीका डेवलप करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। HMP वायरस की देश में चर्चा बढ़ी तो सूरत की एक प्राइवेट लैब ने बताया कि पिछले 1 साल में उसके यहां इस वायरस से इन्फेक्टेड 15 लोगों की जांच हो चुकी है। इसलिए इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स के मेंबर रह चुके डॉक्टर राहुल पंडित ने कहा कि लोगों को इस वायरस से ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल मैसेजेस से बचने की जरूरत है। ये वायरस इस वक्त पाया जाना बिल्कुल नॉर्मल है। प्लीज पैनिक मत होइए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सोशल मीडिया के मैसेजेस वायरस से भी ज्यादा वायरल हो जाते हैं, तो उसके ऊपर हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हमको जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जिस स्टेट के हेल्थ में आप जिस स्टेट में रहते हैं उनके हेल्थ डिपार्टमेंट से जो आते हैं, बस उसी के ऊपर आपको जो है पूरा ध्यान देना है और उन्हीं की बातें सुननी है। कोई भी वायरल मैसेजेस, कोई भी व्हाट्सएप मैसेजेस, फेसबुक मैसेजेस के ऊपर आप जाइए मत। इस वक्त ऐसा कोई भी तथ्य बाहर नहीं आया है कि इसका कुछ ऐसे रूप में म्यूटेशन हुआ है जो इसकी वजह से कि इसका या तो संक्रमण बढ़ा है या घातकता बढ़ी है। जो पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम है, जो कि हम मानते हैं कि कैंसर के पेशेंट्स हैं, एडवांस कैंसर के पेशेंट्स हैं, या जो पेशेंट्स डायलिसिस पे है, या जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उन पेशेंट्स में ये थोड़ा बहुत लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि HMP वायरस के संक्रमण पर नजर रखना, इसको ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि जब किसी वायरस का इन्फेक्शन बहुत तेजी के साथ फैलता है तो इंसानों के अंदर जाने पर वो म्यूटेट होने लगता है, उसके नए वेरिएंट्स बनने लगते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एडवाइजर डॉक्टर सुनीला गर्ग ने कहा कि सरकार HMP पर नजर रखे हुए है, मरीजों को ट्रैक किया जा रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस सब अलर्ट रहें। कोविड और इसमें फर्क ये है कि बेसिकली एक तो वायरस इज डिफरेंट। कोविड वाज मच मोर सीवियर एंड फैटल, राइट, परंतु उसके कंपैरिजन में दिस इज नॉट दैट सीरियस। और एक चीज आपको ये भी याद रखनी, ये सीजन हमारा चेंज होता हुआ सीजन है। जैसे जैसे हम सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही सर्दी, खांसी, बुखार आम तौर पे लोगों में होता है। HMPV वायरस जो है ये
प्रिडोमिनेंटली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा, पर उतनी मोर्टेलिटी नहीं होती जितनी कि कोविड में। बट स्टिल हमें कॉशियस रहना है, क्योंकि वायरस है तो म्यूटेट भी करता है। जब वायरस म्यूटेट यानी अपना रूप बदलता है, तो जैसे कि हमने कोविड के टाइम में बहुत सारे म्यूटेशंस देखे, तो उस टाइम में माइल्ड भी था पर हमने सीवियर रूप भी देखा वायरस का। तो इससे हमें कॉशियस रहना है और इसको लगातार हमने फॉलो करना है। हमारे देश में HMP वायरस के करीब 2 दर्जन केसेस सामने आ चुके हैं। ज्यादातर मरीज ठीक हो गए हैं, इसलिए घबराने की तो कोई बात नहीं है। लेकिन वायरस तो वायरस है, अगर आप इसके संपर्क में आ जाएं तो बीमार पड़ेंगे। इसलिए इलाज एक ही है, वायरस से ही दूर रहें, सावधानी बरतें, बार बार हाथ धोएं। अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो उससे थोड़ा दूर रहिए, और अगर आपके लिए मुमकिन है, मुमकिन होना चाहिए, मास्क लगाइए। तिब्बत में आज सुबह सुबह आए भूकंप में अब तक 126 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 200 लोग जख्मी हैं। आज सुबह लगभग 6:30 बजे साउथ ईस्ट तिब्बत के शीतसांग इलाके में भूकंप के 6 झटके महसूस किए गए। भूकंप का एपिसेंटर नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर और माउंट एवरेस्ट से लगभग 75 किलोमीटर दूर शिगात्से कस्बे में था। रिक्टर पर 7.1 तीव्रता वाले इस भूकंप से शीतसांग इलाके में भारी तबाही मची। भूकंप की वजह से 1000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गईं। भूकंप के बाद चीन ने अपनी सेना और एयरफोर्स के जवानों को राहत के काम में लगाया है। जब सर्च एंड रेस्क्यू टीमें तिब्बत के इस शिगात्से इलाके में पहुंची तो चारों तरफ तबाही थी। इमारतें मलबों में तब्दील हो गई थी, चीख पुकार थी। रेस्क्यू टीम वॉर फुटिंग पर भूकंप से तबाह हुई बिल्डिंग्स के मलबे को हटाने में लगी हैं, क्योंकि मलबे के नीचे बहुत से लोगों के दबे होने की संभावना है। आगे चलकर हम राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली शियोंग के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे और सिस्मिक मॉनिटरिंग की भूकंप के पहले वार्निंग की व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। हम मलबे में फंसे हुए लोगों की तलाश में पूरी ताकत लगाएंगे, घायलों को मेडिकल सहायता मुहैया कराएंगे, प्रभावित लोगों को जरूरी सामान देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भूकंप से प्रभावित लोगों के पास बुनियादी जरूरत का सारा सामान हो। बाद में हम मकानों की मरम्मत के काम भी करेंगे। तिब्बत में आए इस भूकंप के झटके नेपाल, भूटान और भारत तक महसूस किए गए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी लोगों की नींद भूकंप के झटकों से खुली। हालांकि सबसे ज्यादा असर माउंट एवरेस्ट से लगे नामचे इलाके पर महसूस किया गया। भयंकर ठंड के बीच लोगों को भूकंप के तगड़े झटकों ने डरा दिया, क्योंकि भूकंप का एपिसेंटर नेपाल बॉर्डर से सिर्फ 75 किलोमीटर की दूरी पर था। इसलिए इसका असर पूर्वी नेपाल के लगभग 7 जिलों पर भी पड़ा है। हालांकि दूर दराज के इलाकों तक अभी राहत की टीमें नहीं पहुंच पाई हैं, इसलिए नेपाल में भूकंप से हुए नुकसान का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। तिब्बत में आए भूकंप का असर बिहार, बंगाल और यूपी से लेकर दिल्ली तक महसूस हुआ। नेपाल से लगे बिहार में सुबह लोग भूकंप के झटकों से हिल गए। सीतामढ़ी और शिवहर जिलों के अलावा भूकंप के झटके राजधानी पटना तक महसूस किए गए। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद कनाडा में नए प्रधानमंत्री की तलाश तेज हो गई है। वैसे तो अभी किसी नेता ने ट्रूडो की जगह लेने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कनाडा के नए प्रधानमंत्री पद की रेस में पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड, रक्षा मंत्री अनीता आनंद और बैंक ऑफ कनाडा के पूर्व गवर्नर मार्क कार्ने के नाम आगे बताए जा रहे हैं। भारतीय मूल की अनीता आनंद जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर हैं। लिबरल पार्टी को 24 मार्च तक नया नेता और देश का प्रधानमंत्री चुनना है। लिबरल पार्टी के अध्यक्ष सचित मेहरा ने कहा कि नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उन्होंने अगले हफ्ते नेशनल बोर्ड की मीटिंग बुलाई है। हालांकि कल अपने इस्तीफे का ऐलान करते वक्त जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि जब तक उनकी लिबरल पार्टी नया नेता नहीं चुन लेती है, तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। ट्रूडो ने कहा कि संसद नहीं चल रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बेहतर होगा कि नए चुनाव हो जाएं। हालांकि ट्रूडो ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। The fact is, despite best efforts to work through it, मैंने पुरजोर कोशिश की। कनाडा के इतिहास में मैंने अल्पमत संसद का सबसे लंबा सत्र चलाया, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पिछले कई महीनों से संसद में कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने आज सुबह गवर्नर जनरल को सलाह दी कि हमें नई संसद की जरूरत है। उन्होंने मेरी सलाह मान ली और अब 24 मार्च तक संसद के सत्र का अवसान रहेगा।
अगले चुनाव में इस देश को बेहतर विकल्प चुनने का पूरा हक है और मुझे लगता है कि जब मैं अपने अंदरूनी संघर्ष से जूझ रहा हूं तो मैं चुनाव लड़ने का सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। जस्टिन ट्रूडो 2015 में कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन 9 साल में जस्टिन ट्रूडो की नीतियों की वजह से लिबरल पार्टी की पॉपुलैरिटी में जबरदस्त गिरावट आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है कि इस चुनाव में ट्रूडो की पार्टी हार का नया रिकॉर्ड बना ले। मार्च में होने वाले चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के जीतने की संभावना है। भले ही लिबरल पार्टी नया नेता चुन ले, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी सारे सर्वे में लिबरल पार्टी से बहुत आगे है। जानकारों का मानना है कि लिबरल पार्टी सरकार नहीं बचा पाएगी। माना जा रहा है कि लिबरल पार्टी की कमान बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर मार्क कार्नी संभालेंगे। सवाल यह है कि क्या वो कंजर्वेटिव पार्टी को जीत से रोक पाएंगे। कम से कम सर्वे तो ऐसा नहीं मानते। यकीनन लिबरल पार्टी के सामने चुनाव में ऐतिहासिक शिकस्त का खतरा खड़ा है।